और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक जीएस एकेडमी के प्रीलिम्स के ब्रह्मास्त्र सीरीज में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं 2013 से लेकर 2022 तक के 10 साल के पीवाईक्यूज पे। आज सेशन 22 में हम डिस्कशन करेंगे 2016 के पीवाईक्यूज, क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स, जो प्राय समाचारों में आया, कौन क्या है? तो इसके लिए चार ऑप्शन यूपीएससी ने दिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था उस समय। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, a division of World Health Organization, a non-governmental international organization, an intergovernmental agency sponsored by EU, a specialized agency of UN। अब इसमें भी यूपीएससी ने क्लू दिया है, जो अगर देखना चाहे तो, क्योंकि डिवीजन ऑफ डब्ल्यूएचओ, ये डब्ल्यूएचओ का डिवीजन नहीं है। यूपीएससी इसके बारे में बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं पूछना चाह रहा, केवल एक सिंपल चीज पूछना चाह रहा है, डू यू नो अबाउट डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब ये किसी डब्ल्यूएचओ से कनेक्टेड नहीं है, ना कि ये ईयू से कनेक्टेड कोई एजेंसी है, स्पॉन्सर्ड एजेंसी है, ना कि कोई स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की। ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। सही आंसर है बी। बात करें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, तो इसको, ये फ्रेंच ओरिजिन की एक और संस्था है, जिसका फ्रेंच में नाम है मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स, एमएसएफ। इसको बोलते हैं डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मेनली काम था मानवाधिकार, ह्यूमैनिटेरियन, मानवीय सहायता, मेडिकल सहायता के लिए, ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल केयर के लिए। कई सारी बीमारियों के लिए ये केयर करते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, या फिर टीबी हो गया, एचआईवी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया। कोविड की वैक्सीन के लिए भी इन्होंने कोविड के समय में भी काफी काम किया। और ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी जो 90% के आसपास फंडिंग आती है, ये फंडिंग आती है प्राइवेट डोनर से। और जो हेडक्वार्टर है, इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, क्योंकि ये मेनली काम करते हैं ऑपरेशन सेंटर। इनके कई ऑपरेशन सेंटर है कई कई देश में, जहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं। जिस जिस देश में दिक्कत होती है, वहां पे काम कर रहे होते हैं। 1999 में इनको नोबेल प्राइज, पीस प्राइज भी मिला है, नोबेल पीस प्राइज, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनके काम को देखते हुए। साथ ही बात की जाए न्यूज की, तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि काफी न्यूज में था, कंटिन्यूसली न्यूज में था। 2015 की न्यूज थी, अक्टूबर 15 की, जब डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि यूएस ने जो एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में, उसकी वजह से नौ 19 लोग मरे थे, और वो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के कार्यकर्ता थे, वर्कर्स थे। 16 की न्यूज है, जनवरी 16 की, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर हॉस्पिटल हिट बाई रॉकेट इन यमन। तो यमन में भी इनके रॉकेट के द्वारा इनका हॉस्पिटल हिट हुआ था। उसके अलावा जो जनरल, इसके सेक्रेटरी जनरल थे, उनका एक इंटरव्यू आया था। उसके अलावा पीपल इन एनी कंट्री विल हैव डाउट्स अबाउट व्हाट वी डू, मार्टिन स्लूट जो जनरल डायरेक्टर थे इसके एमएसएफ के, इनका एक इंटरव्यू आया था हिंदू में, मार्च 16 में। तो ये कंटिन्यूसली उस समय न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। और यूपीएससी ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता इस तरह के क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं या नहीं जानते, जो बिल्कुल न्यूज में रहता है। और इसके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी टीयू, पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र, इस पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तीन स्टेटमेंट्स दिए गए, जिनमें इनके बारे में बताना है, टीम के बारे में आपके जानते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ये एक पहल है, इनिशिएटिव है, किसके द्वारा? यूएनईपी, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। दूसरा है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, विश्वव्यापी पहल है, जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। अगर आप टीप की फुल फॉर्म देखें, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये जो इनिशिएटिव है, ये शुरू ही इसलिए हुआ था मेनली कि जो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, उसकी इकोनॉमिकल बेनिफिट क्या है, हम उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू जान पाए एक बार को, तब हम उसके प्रति संवेदनशील हो पाए कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को हमको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो उसी के लिए मेनली ये चीज थी। तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव था, जो फोकस करता था अटेंशन टूवर्ड्स इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही है ये। तीसरा कहा गया है इसमें कि ये एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है, जो पारितंत्र और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन, अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। मतलब डिसीजन मेकर्स को ये रिकॉग्नाइज कर सकता है, डिमोन्स्ट्रेट कर सकता है, कैप्चर कर सकता है वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। बिल्कुल सही है। इसका जो सही आंसर है वो है केवल दो तीन। पहला इसका गलत आंसर है, ये पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। यूएनईपी, आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी मेजबानी नहीं करते हैं, इसको होस्ट नहीं करते हैं। रीप की बात करें, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ये एक स्टडी हुई थी। और स्टडी किसने की थी? एक पर्सन थे, जिनका नाम है पवन सुखदेव, इंडियन है। और ये दो इंडियन इन्वायरमेंट इकोनॉमिस्ट हैं।
पर्यावरणवादी आर्थिक शास्त्री। 2007 से लेके 2011 तक इन्होंने एक स्टडी की। उसी स्टडी को नाम दिया गया द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। और इसमें इन्होंने फोकस रखा मेनली कि नेचर की जो वैल्यू है उसको विजिबल किया जाए। जो इन्वायरमेंट की और नेचर की जो वैल्यू है, जो लोगों को नहीं पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि अगर हम देखें तो एक नॉर्मल जनरली अगर हम एक एग्जांपल लेके एक पेड़ की ही बात करें, एक सिंपल ट्री की बात करें, किसी भी पेड़ की बात करें, तो एक पेड़ की भी एक इकोनॉमिक वैल्यू है। वो कितनी ऑक्सीजन आपको पूरे जीवन काल में प्रोवाइड करवा रहा है, कितने फल प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब उसको आप एक्चुअली मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन एक ऊपर ऊपर से एक वैल्यू निकाल सकते हो। वही वैल्यू निकालने का काम पवन सुखदेव ने किया, ताकि हम थोड़े से कॉन्शियस हो पाए इस चीज को लेके कि एनवायरनमेंट की कितनी ज्यादा जरूरत है हमें, और कितनी उसकी वैल्यू जिसको हम ऐसे ही डिग्रेड कर देते हैं। तो इसलिए ये स्टडी हुई थी, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी स्टडी। और उसके बाद ये जो पवन सुखदेव थे, ये यूएनईपी का एक इनिशिएटिव चलता था। यूएनईपी का इनिशिएटिव था कौन सा? ग्रीन इको इनिशिएटिव। ग्रीन इको इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के ये हेड थे और स्पेशल एडवाइजर थे। तो इसी इनिशिएटिव के हेड होने के नाते यूएनईपी की तरफ से फिर इसको बाद में फाइनली, पहले अगर ये अगर लॉन्च करने की बात करें तो शुरू में इसको लॉन्च किया गया था जर्मनी के द्वारा। जर्मनी प्लस ईयू कमीशन के द्वारा। और ये प्रपोज किसने किया था? ये प्रपोज किया था G8 प्लस 5 कंट्रीज के एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा। इन 5 कंट्रीज में इंडिया भी था। इन कंट्रीज के द्वारा, इन 13 कंट्री द्वारा इसको प्रपोज किया गया था और लॉन्च किया गया था जर्मनी और ईयू कमीशन के द्वारा। लेकिन जब सेकंड फेज होता है इसका, तो सेकंड फेज को कौन होस्ट करता है? सेकंड फेज को होस्ट करता है यूएनईपी। उसके बाद से इसको यूएनईपी होस्ट करता है। इसका ऑफिस कहाँ है? ऑफिस है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ऑफिस जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। जुलाई 2015 में। अब ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा, किस लिए? उसका कारण था जुलाई 2015 में। जुलाई 2015 में। जुलाई 15 में क्या हुआ? इंडिया के द्वारा टैब इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया गया। टैब इंडिया इनिशिएटिव, टीआईआई। और इसमें तीन चीजों पर फोकस किया गया टैब इंडिया इनिशिएटिव में। एक था फॉरेस्ट, दूसरा था इनलैंड जो वेटलैंड्स हैं, और तीसरा जो कोस्टल मरीन इकोसिस्टम है, कोस्टल इकोसिस्टम। इन तीन चीजों पे फोकस किया गया इस टैब इंडिया इनिशिएटिव में। और ये मेनली चल रहा था टैब इंडिया इनिशिएटिव किसके अंतर्गत? इंडो जर्मन। इंडिया और जर्मनी का जो बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम चल रहा था, बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम, उसके अंदर चल रहा था ये टैब इंडिया इनिशिएटिव। जुलाई 2015 में आया था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च टैब इंडिया इनिशिएटिव टू हाईलाइट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉस ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। जुलाई 15, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च टैब इंडिया इनिशिएटिव टू हाईलाइट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। तो इसलिए न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था सिंपल सा। और इसमें अगर आप देखें तो यूपीएससी केवल इतना जानना चाह रहा था कि ये तो, अगर हम देखें तो द इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम एंड बायोसिटी, इस नाम से ही पता लग जाता है कि दोनों तीनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन स्टेटमेंट वन, ये आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहल नहीं है, ये यूएनईपी की ही पहल है, जो जर्मनी और शुरू में ईयू के द्वारा शुरू किया गया था, बाद में सेकंड फेज में उसको होस्ट किया यूएनईपी के द्वारा। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दो और तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सैंडर्स। अब रेड सैंडर्स के लिए कितना प्यारा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में कुछ कथन दिए हैं, दो स्टेटमेंट दिए। पहला क्या कहा गया? ये दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष जाति है। कोई स्पेसिफिक नहीं दिया गया दक्षिण भारत के किस भाग में पाई जाती है, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, और कहां पर। इट इज ए ट्री स्पीसीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, ये दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उस एरिया में पाई जाती है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हमें पता हो रेड सेंडर्स काफी न्यूज में रहा है, इसका सही जो आंसर है वो है केवल एक अभी के लिए। रेड सेंटर्स की बात करें तो रेड सेंटर्स मिलता है ये वाले रीजन में, जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का थोड़ा सा ये नॉर्दर्न वाला रीजन, इस जगह मिलता है रेड सेंटर्स। और अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं वो है ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडुअस फॉरेस्ट, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं वो थोड़े से पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, ये वाला रीजन जो उड़ीसा वाला रीजन है, और ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन, जिनको ट्रॉपिकल वर्षा वन कहते हैं, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखें, तो अगर यूपीएससी ये चाहता है कि आपको इतना पता हो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, और रेड सैंडर्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता, डिसीडियस फॉरेस्ट में, जो पर्णपाती वन है उसकी प्रजाति है, उसमें पाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। एनुअल जो मार्केट डिमांड है रेड सैंडर्स की 1000 मीट्रिक टन के आसपास है। 50 लाख से 1 करोड़ तक इनकी प्राइस जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, और पिछले 3 जनरेशन में लगभग 50 से 80% इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी बिकॉज ऑफ
स्मगलिंग, रेड सैंडल्स की काफी ज्यादा डिमांड रहती है चाइना में और वुडन के लिए और किसी और चीजों के लिए। तो इसलिए काफी ज्यादा स्मगलिंग होती है। और ये 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर रेड सैंडल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलता है। और ये वाला वो रीजन है जहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीज फॉरेस्ट मिलते हैं, ना कि रेन फॉरेस्ट। ठीक है। और ये न्यूज में कंटिन्यू रहता है क्योंकि कई जगह स्मगलिंग होती रहती है, कंटिन्यूअसली स्मगलिंग होती रहती है, उस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। एजेंसीज के द्वारा इसको पकड़ा जाता है स्मगलिंग को। सेलिंग ऑफ रेड सैंडल ट्री केम डाउन आफ्टर टास्क फोर्स। तो इसलिए कंटिन्यूअसली न्यूज में था, 16 में 15 में न्यूज में रहता ही है। इसलिए क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 54। यूएन रेड प्लस पे क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा कि यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं। Proper design and effective implementation of UN Red Plus REDD Plus program can significantly contribute to। इसमें कहा गया है यूएन रेड प्लस जो प्रोग्राम है, इसका अगर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। क्या प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, दूसरा है रिजिलियंस ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, या पॉवर्टी रिडक्शन हो सकता है। अब यूएन रेड प्लस प्रोग्राम है, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा हो तो ये तो पता होगा, इसके बेसिक डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का रेजिलियंस होता है, लेकिन साथ ही पॉवर्टी रिडक्शन का भी काम करता है ये। 1 2 3 इसका सही आंसर है। कैसे, हम बात करते हैं। यूएन रेड की बात करें हम, सबसे पहले यूएन रेड। तो यूएन रेड जो था, रिड्यूस्ड इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये इसकी पूरी परिभाषा थी। यूएन रेड आया था 2008 में, 2008 में। और इसका गोल क्या था कि बाई 2025 2025 तक इमिशन को कम करना है। और कितना कम करना है, 1 गीगाटन पर ईयर। और साथ ही $5 बिलियन का मोबिलाइजेशन करना है। किसके द्वारा शुरू किया गया था, एफएओ, यूएनडीपी और यूएनईपी, ये तीन संस्थाओं के द्वारा इसको शुरू किया गया था। रेड का मेनली काम था कि कार्बन इमिशन कम करना, किस वजह से, डिफोरेस्टेशन से, और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोक के इनको कम करके कार्बन इमिशन को हमको कम करना है। रेड प्लस जो प्रोग्राम था, इसमें प्लस जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स। तो यूएन रेड प्लस से रिलेटेड जो डिसीजन थे मेनली वो 2013 में ले लिए गए थे। लेकिन इसकी जो फाइनल रूल बुक बनी थी, ये फाइनल रूल बुक बनी थी 2015 में, इसलिए ये काफी न्यूज में था। और 2015 में आपको पता हो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, COP 21 हुआ था पेरिस में, यहाँ पर UNFCCC। और यहीं पर पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को लेकर डिस्कशन किया गया था और एक ट्रीटी साइन की गई थी। और इसकी जो रेड प्लस की फाइनल रूल बुक थी वो 2015 में ही साइन की गई थी, इसलिए कंटिन्यूस न्यूज में था। रेड प्लस में बात की जाती है मेनली, एक है कंजर्वेशन की, दूसरा है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, और तीसरा है इनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक। जो फॉरेस्ट जो कार्बन स्टॉक है उसका बढ़ाना है, इनहेंसमेंट करना है। यहाँ पे बात है रिड्यूस्ड इमिशन फॉर डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन और डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट को हटाने से या पेड़ों को काटने से, डिफोरेस्टेशन करने से जो इमिशन रिड्यूस नहीं होता है उसको हमें कम करना था, ये रेड की परिभाषा थी। लेकिन रेड प्लस में उसको थोड़ा सा बढ़ा के साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स की कंजर्वेशन की बात की गई, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट की बात की गई, साथ ही फॉरेस्ट जो कार्बन स्टॉक्स है उसको बढ़ाने की बात की गई। तो मतलब ये साथ में बात करता है रिफॉरेस्टेशन की, पेड़ लगाने की और इस तरह से। और इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाता था डेवलपिंग कंट्रीज को, मतलब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिया जाएगा इसको डेवलपिंग कंट्री को, जो विकासशील देश है। और ग्रीन क्लाइमेट फंड बन गया था जो फाइनेंस करने का काम करता था। COP 17 में ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF बन गया था, जो कि इसको फाइनेंसिंग करने का काम करता था। ठीक है। तो इस वजह से जब ये फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को, किसके लिए, रिफोरेस्टेशन के लिए, तो ये काम करता है पॉवर्टी रिडक्शन का। पॉवर्टी रिडक्शन, गरीबी कम करने का। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को काम मिलता है, इसलिए ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए भी सही है। इसलिए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें इसको रेड प्लस को, जो फाइनल एग्रीमेंट था उसमें इंक्लूड कर लिया गया था। इस वजह से कंटिन्यूसली न्यूज में था। रेड की अगर हम बात करें तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में प्लांट हुआ था 1997 में। 2007 में जो COP 13 हुआ था बाली में, बाली एक्शन प्लान,
वहां पर पार्टी ने कमिट किया था कि इंक्लूड करेंगे रेड को पोस्ट 2012 क्लाइमेट एग्रीमेंट में। कॉप 15 हुआ था कोपेनहेगन 2009 में, वहां पे इसके बारे में बात की गई थी रेड प्लस के बारे में। और फाइनली कॉप 21 हुआ था पेरिस में। इसी तरह से पूरी टाइमलाइन चलती है, कॉप 16 कांकुन, कॉप 19 वर्सो में इसके बारे में बात हुई, और कॉप 21 पेरिस में। रेड प्लस एज पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट विच केम इनटू फोर्स ऑन 4 नवंबर 2016, रेड प्लस पेरिस एग्रीमेंट का पार्ट बना दिया गया। और इस वजह से कंटिन्यूसली न्यूज में था, पेरिस एग्रीमेंट न्यूज में था, ठीक है, जो कि नवंबर दिसंबर 2015 में हुआ था पेरिस में, कॉप 21। इसलिए कंटिन्यूसली न्यूज में होने के कारण यूपीएससी ने रेड प्लस पे क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ये क्वेश्चन पूछा गया ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के लिए। 2016 के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो कि इन्वायरमेंट से इस तरह से रिलेटेड है, क्योंकि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, इसमें बहुत सारी चीज हुई थी, और इसी पेरिस एग्रीमेंट में ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल को एक जगह डिस्कस किया गया था। क्यों डिस्कस किया गया था, क्या है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। अब इसके लिए 4 स्टेटमेंट दिए यूपीएससी ने। यूपीएससी इस पे चाहता है तो 3 स्टेटमेंट देके 1 2 इस तरह का कोई क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है यूपीएससी, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ये केवल काम करता है कार्बन अकाउंटिंग से रिलेटेड। इसी का जो सही आंसर है वो है ए। और इसीलिए यूपीएससी ने केवल सिर्फ समझने के लिए कि क्या आप जानते हो व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, इसीलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया। यह सरकार और व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने, प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ये सही आंसर है इसका। इट इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल for government business leaders to understand quantify and manage greenhouse gas emission। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेज, इनके इमिशन को लेके मैनेज करना, उसको कितनी क्वांटिफाई करना, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, और इसके लिए गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एक टूल बनाया गया था, अकाउंटिंग टूल, वो है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है वो है ए। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की बात करें तो ये प्रोटोकॉल शुरू हुआ था 1997 में। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाने लगी, और जिसका जो फर्स्ट एडिशन था, ये फर्स्ट एडिशन आया था 2001 में, ठीक है। और एक तरीके का फ्रेमवर्क था जिसमें मेजर किया जाता था, मैनेज किया जाता था ग्रीन हाउस गैस इमिशन को, ठीक है। किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए प्लस पब्लिक सेक्टर के लिए, जिसमें गवर्नमेंट्स भी आ गई, दोनों के लिए, ठीक है। तो ये एक तरीके का अकाउंटिंग टूल बनाया गया था, अकाउंटिंग टूल। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, पार्टनरशिप थी किस किस के बीच में, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट प्लस वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन दोनों के द्वारा ये बनाया गया था, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें पूछा गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के संदर्भ में कुछ तथ्यों पर विचार कीजिए। सॉरी। अब आप देखिए इसमें कितना सही बात की गई है। ये इतना ज्यादा न्यूज में रहता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, क्योंकि अगर आप देखें तो ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है, एक अपेक्स लेवल बॉडी है। किसी पार्लियामेंट के कानून के तहत नहीं बनी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। क्योंकि बात करें, एक सेकंड, एक रघुराम राजन कमेटी बनी थी। जो रघुराम राजन आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई 2008 में। उस कमेटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जैसी एक संस्था बनाई जानी चाहिए, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके कुछ रिस्क है उनको लेके आगे से चेतावनी दे सके या फिर उन चीजों को मैनेज कर सके। 2010 में जब मिस्टर प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे, ये जब उस समय वित्त मंत्री के पद में थे, तो इन्होंने इसको सेटअप किया था, एफएसडीसी को, 2010 में, ठीक है। और उसके बाद से कंटिन्यूसली काम कर रही है एफएसडीसी। अब एफएसडीसी की अगर हम बात करें तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, किस में डील करती है, मैक्रो प्रूडेंशियल एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरीज में, मैक्रो प्रूडेंशियल एंड फाइनेंशियल रेगुलेटरीज की जो वित्तीय नियमितता है उनमें कितना काम हो रहा है, ठीक है। और पूरे इंटरनल पूरा फाइनेंशियल सेक्टर है इंडिया का, उसको ये देखती है, ठीक है। इसके चेयर कौन होते हैं, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और मेंबर्स कौन होते हैं, सदस्य। तो इसमें सभी सदस्य, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं ये सदस्य होते हैं, उसके अलावा फाइनेंशियल जो सेक्रेटरी होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो होते हैं। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इसके जो मंत्री होते हैं, ये सेक्रेटरी होते हैं, सॉरी, मंत्री सेक्रेटरी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इसके सेक्रेटरी होते हैं। इसके अलावा सेबी, इरडा, इनके जो चेयरमैन होते हैं, ये मेंबर्स होते हैं इस पर्टिकुलर काउंसिल के, और ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है।
अब अभी देखिए, नीति आयोग का यह अंग है। इसमें ये एक कैच, केवल यही एक कैच है जिससे आप इस आंसर को आराम से इजीली, अगर आपको नहीं पता है तो आराम से वो कर सकते हैं, क्योंकि नीति आयोग बनता है 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल 2008 से न्यूज में है कंटिन्यूअसली। 2008 से कंटिन्यूअसली मीटिंग होती है। 2010 में ये सेटअप हुई थी, 2008 में इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी, और ये कंटिन्यूअसली न्यूज में था। ठीक है, और न्यूज में रहता ये भी कि इसकी कंटिन्यूअसली मीटिंग होती रहती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, फाइनेंशियल सेक्टर की क्या रेगुलेटरी चल रही है उसको लेके कंप्लीट। तो ऐसे में अगर आप इस केवल एक स्टेटमेंट को हटा देते हैं, तो आपके सामने निकल के आता है 2 and 3। इट इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूपीएससी अब इसमें एक लाइन और आगे जाना चाह रहा है। यूपीएससी ये जानना चाह रहा है आपसे कि आप इतना सा जानते हैं कि ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसको चेयर करता है, और आपको इतना पता होना चाहिए कि नीति आयोग लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एफएसडीसी काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन, कम से कम 5 से 7 साल पहले का। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो यहीं से एलिमिनेट हो जाता है, उसके बाद सबसे 2 स्टेटमेंट, तो इसका मतलब तीसरा तो बिल्कुल सही है। अब इस ऑप्शंस को यूपीएससी चेंज करके इस तरह भी कर सकता था, 2 ओनली एंड 2 and 3 ओनली। ऐसे में ऑप्शन 2 ठीक होता, लेकिन 3 को लेके आपको कंफ्यूजन होता हमेशा कि ये मॉनिटर करता है नहीं करता मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के समष्टिक से विवेक पर्यवेक्षण का अनुवीक्षण करता है। ये कंफ्यूजिंग हो जाता। यूपीएससी कभी भी इस फेज में नहीं जाता कि वो आपको कंफ्यूज करे, वो आपको क्लू देता है। इसीलिए आप देखिए ऑप्शंस किस तरह से बनाए गए, ऑप्शन इस तरह से नहीं बनाए गए, ऑप्शन बनाए गए ये, ताकि आप जब एक को एलिमिनेट करें, नीति आयोग वाले स्टेटमेंट को एलिमिनेट करें, तो आपके सामने 2 ऑप्शन बच के सामने है, 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। इसका मतलब तीसरा तो ठीक है, जो कि हो सकता है आपको नहीं पता हो, पर इतना आपको पता होना चाहिए कि एफएसडीसी को कौन चेयर करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करता है। इसीलिए स्टेटमेंट इस तरह से दिए गए। ठीक है, इसका सही आंसर है वो है 2 and 3। एफएसडीसी, नवंबर 15, 13 मीटिंग ऑफ एफएसडीसी, अरुण जेटली तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने चेयर की थी। माइक्रो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, एफएसडीसी, ये है मई 15 की न्यूज। 13 मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काउंसिल, कंटिन्यूसली की मीटिंग होती रहती है, इस वजह से कंटिन्यूसली न्यूज में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा गया है कभी कभी समाचारों में दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एजेंडा 21 क्या है। ये धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना, इट इज ए ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग 2002। इसका सही आंसर है वो है ए। दूसरा गलत है। कैसे गलत है? एजेंडा 21 1992 में इन्वायरमेंट के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट हुआ था, जो कि कहलाया जाता है रियो समिट या रियो अर्थ समिट। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो, वहां पे ये समिट हुआ था 1992 में। ठीक है, और इस समिट में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, इस समिट में 3 चीजें सामने निकल के आती है। एक है रियो डिक्लेरेशन, रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, विकास और पर्यावरण पर एक रियो डिक्लेरेशन आती है। दूसरी चीज निकल के सामने आती है वो है एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या था? एक प्रिंसिपल, 4 सेक्शन से इसमें, और कुछ 27 प्रिंसिपल्स की बात की गई थी, कुछ सिद्धांत दिए गए थे। और तीसरी चीज निकल के आती है वो है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ये 3 चीजें निकल के आती हैं रियो अर्थ समिट, जो कि 1992 में हुआ था, और इसी में निकल के आता है एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 2002 के जो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था जोहान्सबर्ग में, उससे रिलेटेड नहीं है। तो दूसरा यहाँ गलत हो जाता है। हाँ, ये ग्लोबल एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इसका आंसर है ए। ठीक है, साथ ही बात करें जो 2002 में जोहान्सबर्ग समिट हुआ था, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये 2002 वाला जो समिट हुआ था, ये हुआ था, इसको बोला जाता है रियो+10, क्योंकि 10 साल बाद हुआ था रियो समिट के बाद में। और इसमें जो एजेंडा 21 है, इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया गया था, कि इसको कंप्लीटली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा 2015 में, 2015 में, 2015 में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होता है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट होता है, ठीक है, कहाँ पर? यूएसए में। और इस समिट में बात की जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, जो कि 2016 से 2030 तक चलने थे।
2000 से 2015 तक चल रहे थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। और इसी में एजेंडा 21 के जो गोल थे उनको रीअसेट कर दिया गया था। एजेंडा 21 के जो गोल लिखे गए थे, जो प्रिंसिपल्स लिखे गए थे, उन्हीं में से कई प्रिंसिपल्स थे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में सामने आए थे। इसीलिए एजेंडा 21 पर क्वेश्चन पूछा गया। तो एक कारण ये था। दूसरा कारण था पेरिस एग्रीमेंट ऑलरेडी चल ही रहा था 2015 में, क्लाइमेट चेंज को लेके या ग्रीन हाउस गैसेज को लेके। और अर्थ समिट हुआ था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स आते हैं, जो कि हमने बात की, एजेंडा 21 में बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे गोल्स ऐसे थे जो एज इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में समाहित कर दिए जाते हैं। इसलिए ये एक न्यूज में रहा था। द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ 21st सेंचुरी committed to sustainable path of prosperity, UN as an ambitious 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है। तो इस वजह से एजेंडा 21 कंटिन्यूसली न्यूज में था। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि एजेंडा 21 के ही जो प्रिंसिपल्स थे उनमें से कई प्रिंसिपल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रूप में सामने रखा गया था 2015 में। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। और ये इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था क्योंकि एजेंडा 21 बहुत फेमस है। रियो अर्थ समिट जो कि इन्वायरमेंट में काफी महत्वपूर्ण है, उसमें तीन ही चीज निकल के सामने आई थी। एजेंडा अर्थ समिट, रियो डिक्लेरेशन प्लस फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, तीन चीजें। तो एजेंडा 21 2002 में तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए ये तो गलत हो ही जाता है। स्टेटमेंट वन इज राइट। अब आप देखिए 2015 में भी यूपीएससी ने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, रियो प्लस 20 से रिलेटेड, कि आम जनरली समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20 क्या है। ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई कॉन्फ्रेंस है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग है डब्ल्यूटीओ की, या कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज है आईपीसीसी, या कॉन्फ्रेंस है मेंबर कंट्रीज की कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। तो अगर पीवाईक्यूज पढ़े होते दोबारा से, अगर, इसलिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार चीजें रिपीट होती है, रिपीट नहीं होती तो वो किसी और फॉर्म में आती हैं। अगर 2015 का पीवाईक्यू रियो प्लस 20 अगर आप पढ़ते, रियो प्लस 20 पढ़ते, तो अर्थ समिट भी पढ़ते, क्योंकि अर्थ समिट 1992 में हुआ था। 2002 में होता है रियो प्लस 10, और 2012 में होता है रियो प्लस 20। ठीक है। और रियो प्लस 20 जो होता है 2012 में, उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। 2012 में होता है रियो प्लस 20, और इसलिए क्वेश्चन पूछा गया 2015 में। और 2015 के बाद रियो के ऊपर ही एजेंडा 21 पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड था। ठीक है। इसलिए पीवाईक्यूज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज से रिलेटेड। सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड, इसने किसको संगठित किया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन था। बिहार में आदिवासी उन्नयन का आंदोलन था, नहीं था। गुजरात में मंदिर प्रवेश का आंदोलन था, नहीं था। पंजाब में किसान आंदोलन था, नहीं था। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, बिल्कुल सही, एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र में। जो समाज सुधारक थे महाराष्ट्र के, बहुत फेमस समाज सुधारक थे। सत्य शोधक समाज शुरू किया गया था किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। बात करें सत्य शोधक समाज की, सत्य शोधक से समाज है सत्य का शोध करने वाला समाज, सत्य का शोध, इसको मतलब इंग्लिश बोलते हैं ट्रूथ सीकर। ट्रूथ सीकर, सत्य का शोध, सत्य शोधक समाज। ठीक है। और ये सोशल रिफॉर्म सोसाइटी, एक तरीके से सामाजिक रिफॉर्म करने के लिए एक सोसाइटी के रूप में इसको बनाया गया था। किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा, जो कि पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 24 सितंबर 1873। इसमें मेनली काम क्या था कि एजुकेशन को बढ़ाना है, सोशल जो राइट्स हैं, सामाजिक जो अधिकार हैं, उनको बढ़ाना है। साथ ही जो पॉलिटिकल एक्सेस है वंचित लोगों का, गरीब लोगों का, इनको बढ़ाना है। ठीक है। और ये किस क्या बढ़ाना है मेनली, एक तो वुमेन्स, उसके बाद किसान, बुक पीजेंट्स, दलित, जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं। ठीक है। जिनको उस तरह के अधिकार नहीं मिल पाए हैं। ठीक है। और इसी का जो सत्य शोधक समाज का वुमेन सेक्शन था, वुमेन विंग थी, उसको कौन हेड करता था, उसको हेड करती थी सावित्री बाई फूले, जो कि वाइफ थी ज्योतिबा फूले की। तो ये वुमेन जो विंग था सत्य शोधक समाज का, इसको हेड करती थी। और इसी तरह से एक इसमें मैगजीन आती है दीन बंधु, मराठी में एक मैगजीन आती है 1857 से, जो 77 में जो शुरू हुई थी, जो मेनली लेबर पीपल के लिए, लेबरिंग पीपल जो है उनके लिए एक्सप्लिसिटली शुरू हुई थी। इसका नाम था दीन बंधु। ये मैगजीन इसी सत्यशोधक समाज के द्वारा शुरू की गई थी, मराठी में थी ये मैगजीन। ठीक है। और 1930 में जब इसके जो सत्यशोधक समाज के जो ज्योतिबा फुले के बाद जो जितने भी लीडर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया बाद में। और 1930s में आके ये
सत्यशोधक समाज डिसबैंड हो गया कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। ये एक बेसिक क्वेश्चन था जो कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, हिस्ट्री का क्वेश्चन था। एक फंडामेंटल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। ज्योतिबा फूले हो सकता है कहीं किसी कारण से न्यूज में रहे इसलिए पूछ लिया, ये जनरली भी पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सत्यशोधक समाज बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ने बनाया। ज्योतिबा फूले क्या करते थे? अब इसमें भी आप देखिए, यूपीएससी यहाँ भी क्लू देता है। इसमें अगर जाति विरोधी कर देता, मंदिर प्रवेश कर देता, तो हो सकता है आप कंफ्यूज होते। यहाँ दिया बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। जो सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले कहाँ के थे? पुणे, महाराष्ट्र। आंसर वैसे भी निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यूपीएससी कोशिश करता है कि आपको एक क्लू दे, आपको बस उस क्लू को पकड़ना है। नहीं तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी बिहार, इसको लिख देता आदिवासी उन्नयन का आंदोलन, मंदिर प्रवेश का आंदोलन, जाति विरोधी आंदोलन। लेकिन उन्होंने बकायदा इसको महाराष्ट्र लिखा, कनेक्ट किया इसमें। और महाराष्ट्र से आप ज्योतिबा फूले को कनेक्ट करके भी आंसर निकाल सकते हो। पर आपको इतना तो पता होना चाहिए सत्यशोधक समाज था क्या। सिर्फ इतना सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, वायरस कैन इफेक्ट बैक्टीरिया को, फंगी को, प्लांट्स को। नीचे देखिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3। वायरस तीनों को अफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस कैन इन्फेक्ट एनी काइंड ऑफ होस्ट। कोई भी होस्ट हो, बस उसके अंदर लिविंग सेल्स होनी चाहिए, उसको वायरस इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, फंजी हो, बैक्टीरिया हो। ठीक है, और फंजी को जो वायरस इफेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है माइको वायरसेज। और जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करते हैं उसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। तो साइंस का एक जनरल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग पद का संदर्भ क्या है? अब देखिए, ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग काफी न्यूज में था, सबको पता होगा किस लिए न्यूज में था। यूपीएससी चाहता है इस पे डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकता था यूपीएससी केवल, क्योंकि प्रीलिम्स के अगर आप देखें तो चीजें इतनी ज्यादा नहीं है। यूपीएससी बहुत जनरलाइज चीजें पूछता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो बहुत बहुत ज्यादा अंदर जाके पूछे। ठीक है, और उसका कारण होता है बकायदा। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी पूछा जा सकता है, नहीं। वो या तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए वो चीज पूछी जाती है काफी ज्यादा डीप जाके या किसी एक दो लेयर अंदर जाके। नहीं तो यूपीएससी जनरली प्रीलिम्स के लिए एक सतही बात नॉर्मली पूछना चाह रहा है, एक आपकी जनरल रीजनिंग देखना चाह रहा है, जनरल अंडरस्टैंडिंग समझना चाह रहा है। क्योंकि जो उन्हें आपकी नॉलेज चेक करनी है उसके लिए मेंस में 9 पेपर रखे हैं उन्होंने। ठीक है, 4 जीएस के, 2 ऑप्शनल के जिसमें आपकी डीप नॉलेज देखेंगे, एक ऐसे का जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग देखेंगे चीजों की, उसके अलावा 2 कंपलसरी पेपर भी रखे हैं हिंदी इंग्लिश के। ठीक है, तो इस तरह से 9 पेपर है जिसमें आपकी नॉलेज चेक कर लेंगे। प्रीलिम्स में उनको आपकी नॉलेज नहीं चेक करनी, प्रीलिम्स में उनको आपकी अंडरस्टैंडिंग एक चीजें देखनी है कि आपकी समझ है कि नहीं, कि आप मेंस लिखने लायक हो ना। सिर्फ यही देखना है। अब इसमें आप देखिए, माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं, कर्विंग ऑफ टैक्स इवेजन बाय मल्टीनेशनल कंपनी, एक्सप्लॉइटिव जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, लेक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ एनवायरमेंट कॉस्ट। ठीक है, इसका सही आंसर है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा कर अपवंजन पर प्रतिबंध लगाना, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ठीक है, तो इसका आंसर है सेकंड, कि लोग बेच इरोजन करते हैं, प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते हैं। वही बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब इसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, एमएनसीज है, ये क्या कर देती है, अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देती है। प्रॉफिट को शिफ्ट करती हैं। और क्यों शिफ्ट करती हैं? शिफ्ट कहाँ करती हैं? जहां पर टैक्स कम लगता हो, या टैक्स हेवन जो कंट्रीज हैं वहां पर, यहाँ पे टैक्स काफी कम होता है। अब प्रॉफिट पे ही टैक्स लग सकता है। प्रॉफिट को जब आपने शिफ्ट कर दिया किसी ना किसी तरीके से, सब्सिडियरी कंपनी बना के, शेल कंपनी बना के, तो इंडिया में उस पर टैक्स नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो इंडिया को जो टैक्स की अर्निंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये सभी कंट्रीज के साथ, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ ज्यादा हो रहा था, इसलिए वीवीपीएस को लाया गया। ठीक है, ताकि टैक्स जुरिडिक्शन को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब ये लोअर टैक्स या टैक्स हेवन जो जुरिडिक्शन है वहां पर अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते हैं, और इससे टैक्स बेस को इरोड करते हैं। मेनली ये एक तरीके अवॉइडेंस होता है, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। ठीक है, तो इसीलिए 2013 में, 2013 में ये आकलन लगाया गया ओईसीडी और G20 कंट्रीज के द्वारा। ठीक है, तो इसी वजह से बीईपीएस, प्रॉफिट शिफ्टिंग एक्शन प्लान लाया गया। एक्शन प्लान किसके द्वारा लाया गया? ये लाया गया ओईसीडी प्लस G20। तो इन कंट्रीज के द्वारा ये 2013 में बीईपीएस एक्शन प्लान लाया गया। इसमें 15 एक्शन प्लान थे। ठीक है, और ओईसीडी का कहना था
कि इस प्रॉफिट शिफ्टिंग के कारण, इस बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के कारण लगभग 100 से लेके 240 बिलियन डॉलर का नुकसान होता है। बिलियन डॉलर का टैक्स का नुकसान होता है, जो कि लगभग ग्लोबली अगर देखा जाए तो 4 से 10% होता है ग्लोबल टैक्स का। इस नुकसान को कम करने के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज पे इस तरह के नुकसान का जो प्रभाव होता है, क्योंकि अगर आप देखें डेवलपिंग कंट्रीज को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के जो रेवेन्यू है पहले ही ऑलरेडी कम होता है, और ऐसे में उनके साथ जो टैक्स अवॉइडेंस होता है बड़ी एमएनसीज के द्वारा, बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा, ठीक है, तो इस वजह से उनके रेवेन्यू को काफी हिट होता है, और इस वजह से उनके जो वेलफेयर स्टेट के काम है वो रुक जाते हैं। तो इस वजह से ये ओईसीडी और G20 कंट्रीज के लाया गया बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग। न्यूज में कंटिन्यूअसली था, इंडिया टैक्स इन पोस्ट इरोजन बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग द हिडन वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, तो इस वजह से कंटिन्यूअसली न्यूज में था ये, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। बजट 2016 में भी इसके बारे में बात की गई थी, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोजेक्ट इंक्लूड टैक्स पॉलिसी चेंजेस, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, गवर्नमेंट एक्सेप्ट रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस एपीसा कमेटी टू क्लेरिफाई इम्प्लीकेबिलिटी ऑफ मेट टू एफआई एफपीआई, इसमें भी इसके बारे में बात की गई थी। साथ ही अगर बात करें इसके अलावा, तो उसी समय पे कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग की बात की गई थी कि कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग करेंगे हम, और इसी को लेके अगर भारत में देखें तो भारत में बजट के टाइम पे पेटेंट टैक्स लाया गया, जिसमें रॉयल्टी का टैक्स 10% टैक्स लगेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपनी पे। इक्वलाइजेशन लिवाई की बात की गई, इक्वलाइजेशन लेवी, जो कि लगभग 6% लगेगी डिजिटल इकोनॉमी पे। 2015 में ही भारत में, 2015 में जस्टिस एपी शाह कमीशन बना, एपी शाह, इसके बारे में हमने यहाँ बात की, एपी शाह कमीशन बना था 2015 में, ठीक है, और ये किस पे बना था कमीशन? डायरेक्ट टैक्सेस पे। इसने भी कुछ रिकमेंडेशन दी थी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग को लेके, इसलिए कंटिन्यूसली न्यूज में था, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में भारत में, ये बिल्कुल प्योर करंट का क्वेश्चन है, हाल ही भारत में प्रथम राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र नेशनल इन्वेस्टमेंट निम्स खोला गया, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जोन खोला गया, तो उसपे कहाँ प्रस्ताव दिया गया, कहाँ खोलने की बात की गई, जो पहले फर्स्ट की बात की गई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में खोला था। निम्स बर्ग्स गेन प्लेस इन प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, सेंटर विल प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर द बिग टिकट प्रोजेक्ट। तो ये प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे ये शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश में पहला जो निम्स था आंध्र में। और इसमें पहला जो ये था, सेकंड जो शुरू किया गया था वो किया गया था तेलंगाना में, संगारेड्डी एक जगह है। तीसरा चालू किया गया था वो किया गया था उड़ीसा में, उड़ीसा में कलिंग नगर है वहां पर। और ये नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन आए थे, एक पॉलिसी आई थी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, और ये पॉलिसी आई थी 2011 में, भारत सरकार की पॉलिसी थी, जिसमें कहा गया था कि हमको मैन्युफैक्चरिंग जो है कंडीशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसका शेयर बढ़ाना है इन जीडीपी। कितना बढ़ाना है? 25% तक करना है, ठीक है, और साथ ही 100 मिलियन जॉब्स की बात की गई थी इसी में, इसी पॉलिसी में, 100 मिलियन हमको जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग के तहत लानी है इस एक डिकेड में, 2011 से लेकर 2020 तक, ठीक है। तो इस वजह से इस ये न्यूज में था, और इसी के लिए इसी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन को स्थापित करने की बात की गई थी, कि हर स्टेट में जहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, वहां पर इस पर्टिकुलर तरीके का मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया जाए हर स्टेट में, जहां जहां पे कर सकते हैं। उसी को लेके जो पहला बनाया गया था वो प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में बनाया गया था, दूसरा तेलंगाना में था संगारेड्डी में, और तीसरा उड़ीसा कलिंगनगर में। अब तक की बात करें तो आज प्रेजेंट 14 निम्स की प्रस्तावित हो चुके हैं, इन प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुका है, जिसमें से यूपी में है दो, तमिलनाडु में है दो, कर्नाटक में है चार, तेलंगाना में है दो, आंध्रा में दो हैं, आंध्र प्रदेश में दो, और उड़ीसा में एक है, उड़ीसा में एक, और महाराष्ट्र में एक। इस तरह दो दो चार, 8 10 12 13 14, 14 निम्स की बात ऑलरेडी इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो चुका है, और ये मेक इन इंडिया से भी रिलेटेड था। तो इसलिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें कंटिन्यूअसली अपडेट होती रहती हैं, और यूपीएससी उस एक प्रोसेस पे क्वेश्चन पूछता है, ना कि कंप्लीट किसी करंट पे किसी कहीं से कोई चीज़ चल रही है। जो चीज़ अभी 2011 से ये पॉलिसी चल रही है, 2011 से इस पॉलिसी ने नियमित बनाया है, उसके बाद 2014 में नई सरकार आती है, वो मेक इन इंडिया लाती है, मेक इन इंडिया से इसको कनेक्ट कर देती है इस पॉलिसी को, और साथ ही निम्न को कनेक्ट कर देती है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात तब भी की जा रही थी, इसके लिए कंटिन्यूअसली आपको आर्टिकल मिल जाएंगे, कुछ न्यूज़ मिल जाएगी डेली न्यूज़पेपर्स में। तो इसीलिए 1 डेढ़ साल का न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप उससे कनेक्ट हो सके चीज़ों से, और
बहुत सारे क्वेश्चन केवल उस कनेक्टिविटी से ही सोल्व हो जाते हैं, इसके लिए आपको कोई डिटेल्ड स्टडी करने की, प्रीलिम्स की तो जरूरत नहीं। ठीक है। इसकी कुछ कंडीशन थी इसमें कि 5,000 हेक्टेयर लैंड होनी चाहिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट लैंड को सेलेक्ट करके देगी, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगी, और कुछ तरह के, अब जैसे बात करें सेज की, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनते हैं, सेज में मेनली बात की जाती है एक्सपोर्ट बढ़ाने की, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की। लेकिन निम्न में किसकी बात की जाती है? मैन्युफैक्चरिंग की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाने की, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, मेनली कि ज्यादा ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के उद्देश्य क्या है? अब इसका आप देखिए, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। पहला कहा गया है कि मिनरल एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करना इसका काम है मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट में। दूसरा है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टिंग बाई माइनिंग ऑपरेशंस। ठीक है। तीसरा है राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना। ऑथोराइज स्टेट गवर्नमेंट टू इश्यू लाइसेंस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, 1 एंड 3। इसका जो सही आंसर है वो है केवल 2। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन लाया ही इसलिए गया था क्योंकि एक्सप्लोरेशन वगैरह सारी चीज तो ऑलरेडी चली रही थी। बात करें डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की, डीएमएफ, 1957 में एक एक्ट आता है सरकार का, माइंस एंड मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ये कब आता है? 1957 में। 1957 में ये एक्ट आता है, और इसी इस एक्ट के अंतर्गत जो माइंस और मिनरल का एक्सप्लोरेशन देश में होता है वो इसी के अंतर्गत होता रहता है। इसी एक्ट में 2015 में एक सरकार पहले आर्टिकल 123, जो कि है ऑर्डिनेंस का, इसके तहत एक ऑर्डिनेंस लाती है इसमें अमेंडमेंट करने के लिए, इस पर्टिकुलर एक्ट में। ठीक है। तो एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015, और इसी ऑर्डिनेंस को फिर बाद में एक्ट के रूप में कन्वर्ट कर लिया जाता है, अमेंडमेंट एक्ट, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2015। इसलिए कंडीशन न्यूज में था। और इसी एक्ट में अमेंडमेंट जो एक्ट किया गया था, इसमें बात की गई थी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की। इसमें कहा गया था कि एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया जाएगा। ठीक है। और कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इसलिए बनाएगी कि जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर माइनिंग से अफेक्टेड होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड पर्संस, इनके वेलफेयर के लिए, इनके वेलफेयर बेनिफिट के लिए, कि इनको भी कुछ मिले, इनका वेलफेयर हो, ये अफेक्ट भी हो रहे हैं उस माइनिंग प्रोसेस से। ठीक है। तो इनके वेलफेयर के लिए एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया गया है। ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था ये, नॉन प्रॉफिट। ठीक है। उसके अलावा एक बनाएगा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, एनएमईटी, ये भी बनाया गया। और ये कौन बनाएगा? ये बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और इसका काम होगा रीजनल और डिटेल्ड माइन एक्सप्लोरेशन का। तो इसलिए क्वेश्चन में जो पूछा गया कि माइन एक्सप्लोरेशन करने के बाद, तो ये काम है एनएमईटी का, ना कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का। ठीक है। तो एनएमईटी इसलिए लाया गया एक्सप्लोरेशन के लिए, डिटेल सर्वे के लिए। और इन दोनों संस्थाओं को, डीएमएफ को, एनएमईटी को, पैसा कहाँ से आएगा? तो इनको पैसा आएगा जो माइंस हैं, जो माइनिंग करते हैं, इनके द्वारा रॉयल्टी दी जाएगी। ठीक है। और कितनी दी जाएगी? तो उसमें अलग अलग कहा गया है कि एनएमईटी को जाएगी 2% के आसपास रॉयल्टी, डीएमएफ को कितनी जाएगी, तो इनका जो रॉयल्टी है उसका 1/3 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मतलब लगभग 1/3 तक इसमें डीएमएफ में डाला जा सकता है इनकी रॉयल्टी का। ठीक है। और इसको जो पैसा मिलेगा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को, उसको अफेक्टेड जो पर्सन है उनके वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा, उनके बाद टर्म के लिए, पोल्यूशन के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए। ये काम मेनली डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन करता है। और फाइनली फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की एक स्कीम आती है, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, पीएमकेकेवाई। ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइन की एक स्कीम थी, और इस स्कीम को जोड़ दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन से। और इसमें कहा जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का 60% फंड आएगा, 60% फंड आएगा, वो कहाँ जाएगा? हाई प्रायोरिटी एरिया में। कौन सा है? पानी हो गया, पोल्यूशन हो गया, उसके बाद हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। और बाकी का जो रेस्ट पैसा है वो कहाँ जाएगा? फिजिकल इंफ्रा पे, कि रोड बन गया, इरिगेशन के कुछ रिलेटेड कोई चीज होगी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज होगी उसमें। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल 2। इसके लिए कंट्रीब्यूशन यूज में था न्यू माइनिंग लो
गवर्नमेंट प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस 2015। कॉस्ट ऑफ माइनिंग विल गो ऑफ माइनर्स ऑन न्यू माइंस विल, कि उनका मानना था कि हमारी माइनिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा, हमको इतनी रॉयल्टी देनी पड़ेगी। डीएमएफ स्टिल टू बी रियलिटी इन मोस्ट माइनिंग स्टेट। कंटिन्यूशन न्यूज में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं से रिलेटेड। स्वयं एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमसेट। भारत सरकार की एक पहल है स्वयं, इसका लक्ष्य क्या है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करना, युवा स्टार्टअप उद्यमियों को वित्तीय तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना, किशोरियों को शिक्षा और उनके स्वास्थ्य का संवर्धन करना, या नागरिकों को वहन करने योग्य गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना। इसका सही आंसर है वो है डी। स्वयं पोर्टल लाया गया था सरकार के द्वारा, ठीक है। और ये क्यों लाया गया था? इसका पूरा जो स्वयं की अगर हम बात करें, तो स्वयं का जो पूरी फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब्स। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। तो ये स्वयं की पूरी परिभाषा है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। किसका है? एचआरडी मिनिस्ट्री का, और लर्निंग के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। इसमें जो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज है वो शुरू कर दिए गए थे। किसके लिए? 9 से 12 क्लास के बच्चों के लिए, साथ ही पीजी के बच्चों के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए, सबके लिए शुरू कर दिए गए थे, ठीक है। और इसी स्वयं को, ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, इसी के साथ एक शुरू किया गया सरकार ने, स्वयं प्रभा। और स्वयं प्रभा क्या था? 24/7 चलने वाला डीटीएच चैनल था एजुकेशन के लिए। तो स्वयं था एक्चुअली ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और ये है डिजिटल डीटीएच के लिए, जो टीवी में आप देख सकते हो। तो ये स्वयं था एक्चुअली इससे लर्निंग से रिलेटेड, कि 9 से 12 तक, या फिर प्री पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट जो लोग हैं उनके लिए लर्निंग के रिलेटेड, उनके लिए नई स्किल्स जानने के लिए, एक्टिव लर्निंग सीखने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया था, स्वयं पोर्टल। नॉट हैप्पी विद योर टीचर, ऑप्ट फॉर ऑनलाइन कोर्सेज गवर्नमेंट, January 16। ओपन ऑनलाइन कोर्सेज ए वेलकम स्टेप इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, November 14। मोक एडवांटेज, January 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? इतना इजी क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। इसमें कुछ जानना है आपको कि संवैधानिक सुधारों के अलावा किसी और से संबंधित थे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव? तो यूपीएससी कई बार इतने इजी क्वेश्चन पूछता है, और ऐसे क्वेश्चन गलत करना सही में आप कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब ये वो नंबर है जो यूपीएससी आपको इजीली दे रहा है, ठीक है। और ऐसे में इन क्वेश्चनों को आप गलत नहीं कर सकते, इसमें गलत करने का कोई स्कोप हो ही नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव आए थे। ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ये थे एडविन मोंटेग्यू। इनके द्वारा, एडविन जो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ये वायसराय थे उस समय भारत के। 1916 से लेके 1921 तक ये भारत के वायसराय है। और ये जो एडविन मोंटेग्यू थे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इनके द्वारा रिपोर्ट आती है 1918 में, और उसी रिपोर्ट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है 1919, 1919, ठीक है। और इन्होंने प्रोविंशियल सिस्टम को डुअल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया था। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको बाइकैमरल दो संस्थाओं में विभाजित कर दिया था, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा जिसको आज देखते हैं हम, ठीक है। और साथ ही लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात की थी, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की थी। लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब कुछ लिमिटेड लोगों को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया था। इस तरह से ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए शुरू की गई थी। 2015 में भी यूपीएससी ने पिछले साल, मतलब इससे पहले 2016 से पहले एक साल क्वेश्चन पूछा था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब न्यायपालिका विधायिका की भी शक्ति का प्रतीकरण, जुरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक्चुअली इसका आंसर तो बी था। लेकिन अगर पीवाईक्यू ढंग से पढ़ा होता, तो इसलिए पीवाईक्यू पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 15 में यूपीएससी ने पूछा है भारत सरकार अधिनियम 1919 के लिए, तो जब आप भारत सरकार अधिनियम 1919 को पढ़ते तो आपको पता होता कि ये अधिनियम किसकी रिपोर्ट पे आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के लिए। पूरी चीज आपको समझ में आती, उसीलिए फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया हाथों हाथ ही एक साल बाद ही दोबारा, ये किससे संबंधित थे। तो इसलिए पीवाईक्यूज पढ़ना काफी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। अजंता और महाबलीपुरम के लिए मोन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स पे, और ये भारत सरकार अधिनियम 1919 पे, ये 2015 वाले जो पीवाईक्यू जिसमें हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं एक बार ढंग से, अगर देखना चाहें तो। अजंता महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान है? व्हाट इज द कॉमन टू हिस्टोरिकल प्लेसेस एज अजंता एंड महाबलीपुरम? अब इसमें कहा गया है दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं। अजंता और महाबलीपुरम के बारे में आपको हो सकता है बिल्कुल नॉलेज नहीं हो, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि अजंता और महाबलीपुरम एक समय के तो कम से कम नहीं है। अजंता है
बुद्धिस्ट एरा के टाइम की बुद्धिस्ट केव है, काफी समय पुरानी, ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं लगभग सेकंड सेंचुरी से लेके फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी तक, फोर्थ सेंचुरी बीसी तक ये बनी थी। महाबलीपुरम की बात करें तो महाबलीपुरम पल्लव कालीन है, और ये सिक्स सेंचुरी से लेके सिक्स सेवन सेंचुरी से लेके एट सेंचुरी तक इनका निर्माण होता रहा। और ये है मेनली हिंदू, और जिसको कहते हैं हिंदू टेम्पल्स एक तरह से। अजंता की बात करें तो अजंता है बुद्धिस्ट के मेन, ठीक है। दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए हैं, बिल्कुल गलत है। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय संबंध है, बिल्कुल गलत है। दोनों में बोथ है रोक कट मॉन्यूमेंट्स। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि इसका आंसर है सही। अब आप देखिए, 2015 में यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा जिसमें कहा गया था कि इनमें से चार ऑप्शंस दिए गए थे, भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, धौली का जो रोक कट एलिफेंट है, रोक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम। इसमें जनरली पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सबसे प्राचीन है, ठीक है। और आप ये देखिए, जो ऑप्शंस यूपीएससी ने दिया रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एंड महाबलीपुरम, अगर 2015 का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखना ढंग से देखे गए होते तो ये ऑप्शंस पे भी नजर जाती। रॉक कट मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं महाबलीपुरम में, ठीक है। इसी से आप इस स्टेटमेंट को सही कर सकते थे कि रॉक कट जो मॉन्यूमेंट्स है वो अजंता में तो है ही, महाबलीपुरम में भी पाए जाते हैं। तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसका कारण ये, कई बार ऑप्शंस में से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपने इस ऑप्शंस को भी ढंग से पढ़ा होता 15 वाले क्वेश्चन में, रॉक कट मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम इज सिचुएटेड, तो ये कंफ्यूजन यहाँ खत्म हो सकता था कि रॉक कट मॉन्यूमेंट्स और महाबलीपुरम में है या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइंस के बारे में। बिटकॉइंस उस समय काफी ज्यादा न्यूज में थे, इसलिए बिटकॉइंस के बारे में खबर पूछी गई। बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है, ये बिल्कुल गलत था। और ये गलत होने के बाद हमारे पास ऑप्शन बचते हैं दो और तीन, और केवल तीन, तो तीसरा मतलब तीन तो सही है। ऑनलाइन पेमेंट कैन बी सेंड विदाउट आइदर साइड नोइंग द आइडेंटिटी ऑफ द अदर, कि ऑनलाइन पेमेंट भेजा जा सकता है एक दूसरे को जाने बिना। इस दूसरा स्टेटमेंट था, बिटकॉइन के पते वाला कोई व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज सकता है या उससे प्राप्त कर सकता है। एनीवन विद ए बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइन फ्रॉम एनीवन एल्स विद ए बिटकॉइन एड्रेस, बिल्कुल सही था ये। इसका जो आंसर था वो है बी, दो और तीन। बिटकॉइन कंटिन्यूसली यूज में था इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, चाहे वो मार्च 16 हो, दिसंबर 15 हो, अप्रैल 15 हो, सितंबर 15 हो, हर महीने हर कंट्री उस समय 15 16 14 में कंटिन्यूसली बिटकॉइन न्यूज में था। और इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट इसको, सेंट्रल जो बैंक है इसको कहीं भी मैनेज नहीं कर रहे थे, ठीक, इसलिए न्यूज में था। और इसके लिए आरबीआई के द्वारा भी स्पेसिफिक नोटिफिकेशन भी दिया गया था कि हम इसको मैनेज नहीं करते, और आरबीआई का ऐसा कोई विचार नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया था। हाउ डज ए ट्रांजेक्शन गेट इनटू ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में किस तरह से काम होता है कि ट्रांजेक्शन रिक्वेस्ट की जाती है, उसका एक ब्लॉक बनाया जाता है, ठीक है, ट्रांजेक्शन क्रिएट की जाती है, ठीक है, और ब्लॉक फिर हर नोड पे भेजा जाता है, नोड्स फिर उसको वैलिडेट करते हैं ट्रांजेक्शन को, और बिटकॉइन में सारा ट्रांजेक्शन होता है, फिर ब्लॉक बना के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। और एक ब्लॉकचेन के माध्यम से ये सारा काम होता है। एक लेजर बनाई जाती है, ब्लॉकचेन लेजर, जिसमें सारी एंट्रीज होती हैं, और ये बिल्कुल इनक्रिप्टेड होता है, जिसमें एक बिटकॉइन के एड्रेस वाले व्यक्ति को दूसरे का बस एड्रेस ही पता होता है, केवल एक वो बिटकॉइन एड्रेस होता है जो कि कुछ डिजिट में होता है, उसके अलावा ना कोई नाम होता है, ना कोई आईडी होती है, ना कोई और चीजें होती है, ठीक है।